The resistance of a conductor is the property is the property is the property by virtue by virtue of which by virtue of which it opposes the flow of charges through them। यानी कि वो प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो अपने अंदर से चार्ज फ्लो को अपोज करे। अपोजिशन है ये एक तरीके का, थ्रू इट। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंबल इस तरीके से होता है। नाउ वी विल डिफाइन 1 ओम। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी वो हमें देखना है। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, ओके। तो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम का मतलब है, हमने लिखा V इजिकल टू आई आर। आर को हम लिख सकते हैं V अपॉन आई। तो आर है हमारा 1 ओम, तो 1 लाने के लिए 1 वोल्ट लिखेंगे और यहाँ पे 1 एम्पियर लिखेंगे। तो बेसिकली 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। यानी कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा जाएगा और उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो कितना कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। the resistance thus the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, ये याद रखिएगा, बोर्ड में इंपॉर्टेंट होती है इस तरीके की डेफिनेशन। इफ a current of 1 ampere flow through it on applying a potential difference of 1 volt, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर जो करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर, तो उस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? तो रजिस्टर होता है वो कोई भी मटेरियल जो अपोजिशन प्रोवाइड करे, हम उसको रजिस्टर बोलेंगे। तो रजिस्टर तो डिवाइस का नाम हो गया और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब रजिस्टर कितने तरीके के होते हैं? एक तो फिक्स रजिस्टर, ये उसका मैंने सिंबल बना दिया, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर्स। तो वेरिएबल रजिस्टर को हम जो शो करते हैं वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर एरो मार्क कर देते हैं। एरो जो है ये वेरिएबल को शो कर रहा है। इस वेरिएबल रजिस्टर को रोहेस्टेट के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा रोहेस्टेट डिवाइस यूज करेंगे पूरा, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रोहेस्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस और तरीके का होता है, एक होता है पोटेंशियल डिवाइडर। ये भी एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर जो होता है वो इस तरीके से, उसको आप ऐसे शो करते हैं। यानी कि ये भी नॉब है, ये जो मैंने एरो दिखाया ये नॉब है। आप इसको लेफ्ट या राइट में स्लाइड कर सकते हो और इसका रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये दोनों ही क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रोहेस्टेट का मैं एग्जांपल देता हूं।
जो फैन का रेगुलेटर होता है, वो जो छोटी सी नॉब होती है, आप उसको रोटेट करते हैं तो फैन की स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है, वो बेसिकली एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की कैटेगरीज आ गई। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। एक पॉइंट आ रही है, फैक्टर अफेक्टिंग बोल रहे ये मेरे पेपर में फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं एक बात से स्टार्ट करूंगा। मैंने लिख दिया R इजिकल टू वी आई। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि अगर मैंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, इफ आई इंक्रीज पोटेंशियल, if I increase if I increase the potential drop V, what will happen to the resistance? बताओ मुझे आंसर। नो चेंज सेम। हाँ बिल्कुल, कोई भी चेंज नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस? तो इसका आंसर है नो चेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता। अब नो चेंज क्यों हुआ वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस था R और ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस रेजिस्टेंस को आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही आप V की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, उसी प्रोपोर्शनेट में I बढ़ जाएगा। जैसे ही V बढ़ाओगे I बढ़ जाएगा, बट ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, क्योंकि करंट पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट बढ़ जाएगा, और ये जो V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो V और I बदलने पर रेजिस्टेंस नहीं बदलते, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, V और I बदलने पर रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। आप V को बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, आप V को घटाओगे तो I घट जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। तो V और I को चेंज करने पर रेजिस्टेंस का चेंज नहीं होता। तो फिर किस किस बात को चेंज करने पर रेजिस्टेंस को चेंज होगा, वो हमें इस हेडिंग में पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। एक मिनट। फैक्टर अफेक्टिंग दी रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला फैक्टर है लेंथ। ठीक है, लेंथ, द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर, the resistance R of a conductor is directly proportional to its length, is directly proportional to its length, proportional to its length। ठीक है, तो पहले फैक्टर लिख लेते हैं, बाद में मैं इनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ वाला जो फैक्टर है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। देखो, मान लो अगर मैंने कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया, ये बाद में देखेंगे कैसे डिपेंड करता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो मैं इसको शेड कर देता हूं, सॉलिड, ये ठोस है अंदर से। ठीक है, ये पूरा ठोस है।
तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो ये होगा विच इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्किल है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों है? क्योंकि इसी को इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसको क्रॉस करके जा रहे होंगे, एक साइड से दूसरी साइड करंट फ्लो हो रहा होगा। तो वो एरिया जिसको एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्रॉस करें हम उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। मान लो अगर यही इस तरीके का कंडक्टर होता, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली। अब सिलेंड्रिकल ट्यूब में क्या है हमारे पास कि तो ये वाला क्रॉस सेक्शन है, ये सॉलिड मटेरियल है, अंदर से ये हॉलो है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये है बेसिकली। तो अब इसकी रेडियस होंगी अपनी, ठीक है, मान लीजिए इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो होगा पाई बी स्क्वायर, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर दीजिए, यानी कि आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लेना है। क्या लेना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो ये आपके पास आएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया जाएगा। तो क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया होता है जिससे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं। तो वैक्यूम में से तो जाएंगे नहीं, जो पाइप के अंदर हॉलो स्पेस है वहां से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, वो जाएंगे मटेरियल के अंदर। तो जो मटेरियल का एरिया है वो होगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लीजिए एक तरीके का और कंडक्टर हम ले सकते हैं। हमने इस तरीके का क्यूबाइडल कंडक्टर ले लिया, है ना, इस तरीके से हमने ले लिया। अब ये जो डायमेंशन है वो इसकी ए हो गई और इसकी भी डायमेंशन ए हो गई, ये डायमेंशन ए हो गई, और ये सॉलिड है, सॉलिड। तो ये हमारा सॉलिड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो पूरा सॉलिड पार्ट है ये बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर हो जाएगा। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको असल में ये मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब बात आती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी रीजन की बात नहीं करेंगे, रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली ऑफ ए कंडक्टर is inversely proportional to resistance, proportional to area of cross section, proportional to area of cross section, area of cross section, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और लेंथ के क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये दो फैक्टर आ गए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन की अभी बात नहीं करेंगे, रीजन मैं बाद में एक साथ बताऊंगा। नाउ थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल किस तरीके का है? देखो, आपने पढ़ा गुड कंडक्टर्स जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये गुड कंडक्टर है। इससे कम जो कंडक्टिंग होते हैं वो कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, आयरन। इसी तरीके से हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो मटेरियल है, मटेरियल की जो बनावट है उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना रेजिस्टेंस। तो वो हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। लिखिए, द रेजिस्टेंस of a conductor also depends
also depends on the nature of material, और इसको जो हम कवर करते हैं वो कवर करते हैं रजिस्टिविटी में। ये सारे टर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है रेजिस्टेंस का, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर को कंबाइन करें, ठीक है, तीनों फैक्टर को अगर हम कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस एक तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा L/A। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। और जो फोर्थ फैक्टर है वो है टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अब आगे का चैप्टर कैसे बढ़ेगा? हमें ये जो हमने 4 फैक्टर पढ़े इनको बहुत डिटेल में एनालिसिस करना है, ठीक है। पूरा डिटेल स्टडी करनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं लिखा कि बढ़ाने पर क्या होगा रेजिस्टेंस को या घटाने पर क्या होगा, क्योंकि हर मटेरियल का अलग अलग होता है, तो इसलिए मटेरियल वाइज डिस्कस करेंगे इसको, ओके। तो अभी जो मेन जो फैक्टर है वो हमारे पास लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वन बाय वन हर फैक्टर को डिटेल में स्टडी हमें करना है, ठीक है। तो चलिए स्लाइड में चेंज करूंगा, और हमें ये देखना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की क्यों होता है। तो हमने पहला फैक्टर देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक काम करते हैं, दो कंडक्टर कंसीडर करते हैं सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के, क्योंकि हमें पहले लेंथ का फैक्टर डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक लेंथ L1 का है कंडक्टर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी लेंथ का है, ये लेंथ बड़ी है थोड़ी सी, L2, ठीक है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A2 है। तो A1 A2 तो बराबर ले लीजिए, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, तो अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो एक को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा टाइम बिंग। तो हमने कहा A1 जो है वो A2 के बराबर है और लेंथ L1 लेस देन है L2। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कंडक्टर 1, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है। ये कंडक्टर 2 है और ये कंडक्टर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों? उसका रीजन ये है कि मान लो हम दोनों कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मान लो मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की, और इसको भी मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की। अब ये बताइए इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करिए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये रैंडम पाथ को फॉलो करते हुए जो है वो अदर एंड पर पहुंच जाएगा। अब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है और वो लैटिस से टकरा रहा है, जो इसके अंदर लैटिस है, क्योंकि ये सॉलिड है, हॉलो तो है नहीं ये कंडक्टर। तो नंबर ऑफ कोलिजन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, यानी कि ये एंड A है और ये एंड B है, तो B से A जाने के लिए जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो किस केस में ज्यादा होंगे? L2 के केस में, कंडक्टर 2 के केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलिजन सफर करेगा B एंड से A एंड तक जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा अपोजिशन है, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो अब समझ में आया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ क्यों होता है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन बताइए क्यों होगा, सोचिए रीजन। अब यहाँ पे हम सेम लेंथ के कंडक्टर कंसीडर करेंगे। ये लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। ये लेंथ L2 है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। A2 इज ग्रेटर देन A1, L1 इज इक्वल टू L2। ये कंडक्टर 2 है, ठीक है, और ये कंडक्टर 1 है। बताओ किसका रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टर 2 का या कंडक्टर 1 का, और क्यों होगा? जो कंडक्टर 2 का रेजिस्टेंस है वो कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू कंडक्टर 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई ए ज्यादा तो आर कम, ए कम तो आर ज्यादा, ठीक है। क्यों होगा ज्यादा, क्यों होगा कम? आर फ्लो ऑफ कंडक्टर 2 का इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे सर, जिसका एरिया ज्यादा है तो उसका हाँ रेजिस्टेंस ठीक है, भी ज्यादा बिल्कुल फिर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो कंडक्टर 2 है ये थिक हो गया है ना, ये थिक हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथ हो जाएगा। इसमें मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ी सी तंग जगह है, थोड़ा पतला है, और ये थोड़ा मोटा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से फ्लो होंगे। ये कॉन्सेप्ट गलत है बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है क्योंकि ये दोनों ही मटेरियल सेम है। मटेरियल तो हम सेम ही ले रहे हैं ना। अभी अगर ये कॉपर है तो ये भी हमारा कॉपर है, तो दोनों का लैटिस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, दोनों ठोस है, अंदर से हॉलो तो है नहीं। तो ये बात तो सोचना कि एक ज्यादा थिक हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव कर जाएंगे, ये बात गलत है बिल्कुल। असल कॉन्सेप्ट क्या है? असल कॉन्सेप्ट है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करो। बैटरी से लगा दो इसको, ठीक है, बैटरी से लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेम सारी चीजें सेम करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन की गिनती है, काउंट है, जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे वो कम होंगे क्योंकि यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा इस सिचुएशन में 4 इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है, बट यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला आया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक कंडक्टर दे दिया इस तरीके का, ये कंडक्टर है, आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, क्या होगा इसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मैं इनकी डायमेंशंस दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका रेजिस्टेंस लिख के दिखाइए क्या होगा, फटाफट लिख लीजिएगा, ये सॉलिड है अंदर से। डायमेंशंस को दे दो। डायमेंशन लिख दी मैंने। तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो होगा A इंटू बी, और जो इसकी लेंथ है वो L है, ठीक है। तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा R, वो होगा रो मटेरियल लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन AB। रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने आपको इस तरीके का एक कंडक्टर दे दिया,
इसकी मैं डायमेंशंस लिख देता हूँ। ये इसकी डायमेंशन हो गई, और यहाँ से हमने ये वायर कनेक्ट कर दिए, इधर से करंट जा रहा है, इधर निकल रहा है बाहर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको लिखना है। अगेन ये वाला पार्ट भी सॉलिड है ये पूरा, हॉलो नहीं है। ये एक फेस हो गया और ये दूसरा फेस हो गया इसका। शेड कर दो। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रो बाय ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। 1/. हाँ, और इसकी जो लेंथ है वो भी a के बराबर है। ठीक, लेंथ l जो है वो a के बराबर है। तो रेजिस्टेंस होगा रो l अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये हो जाएगा रो a बाई ए स्क्वायर। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जबर हेलो, सर, Yes. ठीक हाँ स्क्रीन विजिबल। हाँ ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने जब स्ट्रेच किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ, लेंथ हमारी बढ़ गई, तो ये तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो क्लियर है। अब वाइल स्ट्रेचिंग, अब मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं उसको आप याद रखना। वाइल स्ट्रेचिंग अ वायर वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। देखो पहले वॉल्यूम क्या था, A1L1, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लो पाई आर स्क्वायर और हाइट h है, तो ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो इसको मैंने A1 लिख दिया और इसको h लेंथ लिख दिया, तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। पहले ये वॉल्यूम था, बाद में जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L2 A2 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 L2। तो वाइल स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन सेम। स्ट्रेचिंग का अगर प्रॉब्लम है तो आपको वॉल्यूम फिक्स रखना है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। स्ट्रेच ही तो कर दिया आपने, तो क्रॉस सेक्शन घट गया, लेंथ बढ़ गई, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहा ना सिलेंडर का। तो अब अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस लिखे तो इनिशियल रेजिस्टेंस था रो L1 बाई A1, और फाइनल रेजिस्टेंस हो गया हमारा रो L2 बाई A2। और हमें नए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। रो मैंने सेम रखा हुआ है क्योंकि मटेरियल सेम है, मैंने वायर को स्ट्रेच किया तो मटेरियल तो सेम रहा ना। मान लो पहले भी कॉपर वायर था, बाद में भी कॉपर वायर रहेगा, तो मटेरियल मेरा सेम रहा। अब ये देखो कि आपको कहा गया कि लेंथ डबल कर दी गई, यानी कि आपको गिवन है कि L2 जो है वो ट्वाइस ऑफ L1 है। एक इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है, तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा A1 L1 फिजिकल टू A2, और इसकी जगह लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ L1, तो मेरा जो A2 है वो A1 का हाफ हो जाएगा। अब जरा ये वैल्यू आप डालो R2 में, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। या तो R1 R2 का रेशो ले लो, मान लो R1 R2 का मैं रेशो ले लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा R2 बाई R1, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा L2 बाई A2 डिवाइडेड बाई L1 बाई A1। ठीक है, ये हो जाएगा L2 बाई A2 मल्टीप्लाई बाई A1 बाई L2 और L1 सॉरी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R2 जो है वो बेसिकली R1 का 4 टाइम्स आ जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये आप करके देख लो, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आगे तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसका मेथड 2 हम करेंगे। अब हमें मालूम है कि स्ट्रेचिंग में हमेशा जो है वो वॉल्यूम सेम रहता है, तो इसका एक फिक्स फार्मूला बना लेते हैं जिससे हम इमीडिएटली प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जो आंसर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। R2 जो आंसर आएगा वो आएगा R2 इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ R1। R2 इज बेसिकली 4 टाइम्स ऑफ R1,
और इस R1 जो है R के बराबर है, यानी कि आंसर जो है वो 4R के बराबर हो जाएगा। आंसर विल बी 4R। देखो इसका मेथड 2 करते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। मेथड 2, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L अपॉन A होता है, ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, तो आप इसको L से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा रो L स्क्वायर और अपॉन में AL। अब AL क्या बन गया? वॉल्यूम। तो रजिस्टिविटी अपॉन वॉल्यूम इनटू L स्क्वायर। V जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब ये वाला जो फैक्टर है रो अपॉन वॉल्यूम जो है ये भी तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेचिंग पे वॉल्यूम सेम रहता है और मटेरियल भी सेम रहता है, तो ये वाला फैक्टर हो गया कांस्टेंट। तो इसका सीधा रिलेशन आ गया कि R, इस केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। जैसे मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 4 टाइम्स। लेंथ को 3 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। ठीक है, लेंथ को 1/3 कर दूंगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/9 टाइम्स। तो हम डायरेक्टली इससे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि R1 जो है अगर रेजिस्टेंस था तो वो प्रोपोर्शनल होगा L1 के, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L1 के, L1 स्क्वायर, और जो R2 है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 स्क्वायर के। सीधा वॉल्यूम वाला फैक्टर हमने हटा दिया। R2 बाई R1 जो है वो आ जाएगा L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। अब मुझे मालूम कि L2 जो है वो L1 का डबल कर दिया गया, तो मैं L2 की वैल्यू पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर लूंगा, ये 4 हो जाएगा स्क्वायर होके। तो R2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा। दिस इज एन इजियर वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जब हमें मालूम है कि स्ट्रेचिंग पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है तो हमने वॉल्यूम का फैक्टर कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। तो resistance will become 4 times in this problem. I am changing the slide. The wire is stretched. The wire is stretched to increase the length by 1%. By 1%. Find the percentage change in the resistance. Percentage change in resistance. Find the percentage change in resistance. निकालिए। ट्राई करिए। देखो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A और स्ट्रेचिंग है 2.01। 01 ठीक है, ये चेंज आपने निकाल लिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके निकाला, बट इसका एक अच्छा मेथड है डिफरेंशियल मेथड, अभी बता रहा हूँ कैसे यूज करेंगे। आंसर ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया आपका, क्योंकि स्ट्रेचिंग है तो L से मल्टीप्लाई कर लिया, L से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया वो आया रो वॉल्यूम बाई L स्क्वायर, और ये हमारा कांस्टेंट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो क्यों ना हम इसको R इज इक्वल टू के एल स्क्वायर लिख लें।
के हमारा कांस्टेंट है। चलो यहाँ तक बात समझ में आई। ये हमारी एक इक्वेशन बनी, इसको वन इक्वेशन मार्क करेंगे, इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है हमारी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो लेंथ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ बदलने से रेजिस्टेंस बदल रहा है। तो मैंने आर और एल का फंक्शन बना लिया, जैसे y इजिकल टू एम एक्स स्क्वायर मान लो, तो y x बदलने पर y बदल रहा है, तो इस तरीके का फंक्शन हो गया। तो मैं अगर चेंज स्टडी करना चाहूंगा तो मैं इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो इसी तरीके का फंक्शन हमने रेजिस्टेंस और L में बना लिया। तो अगर मुझे चेंज स्टडी करना है रेजिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू L, तो मैं पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिखूंगा dr बाई डी एल के डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dr बाई डी एल ओके इजिकल टू ट्वाइस ऑफ के एल। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा, dr इजिकल टू 2kl dl। ये इक्वेशन 2 है। dr जो है वो चेंज शो कर रहा है, तो क्यों ना आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो dr बाई आर आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा 2kl dl डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा kl स्क्वायर। k से k कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, ये आपके पास आएगा dr बाई आर डिवाइडेड बाई 2dl बाई l। अब देखो ये फैक्टर देखो, dr बाई आर दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, dl बाई l इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब इस एक्सप्रेशन को आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज बन जाएगा। वही डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 परसेंटेज बन गया ना। फाइनल डेल्टा आर क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बना dr बाई आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dl बाई l, या मैं सिंपली इसको लिख सकता हूं dr बाई आर टू डेल्टा l बाई l। अब परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाने के लिए फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 डेल्टा l बाई l इंटू 100। तो ये तो हुआ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो अभी अगर हमें परसेंटेज चेंज इन आर निकालना है और हमें परसेंटेज इन लेंथ दे रखा है 1%, तो 2 इंटू 1%, तो हमारा जो आंसर है इस केस में वो कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। तो डायरेक्टली आप ये रिलेशन लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जो चेंज इन लेंथ है, इफ चेंज इन लेंथ इज 10%, length is 10%, then what will be change, what will be change in R? तो इसका आंसर 20% नहीं होगा। वैसे तो अगर इस फार्मूले से देखें तो 20% आ जाना चाहिए, तो इस फार्मूले के हिसाब से आंसर आना चाहिए 20%। ये गलत है, ऑप्शन में ये भी रहता है, आपका इसमें आंसर आता है 21%, न कि 20%। ये सही है 21%। इसका रीजन ये है कि ये जो डिफरेंशियल मेथड है, ये जो हमने डिफरेंशियल मेथड किया, ये डिफरेंशियल मेथड स्मॉल चेंज के लिए एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंज, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी कि लेस देन 5%, 5% तक ले लो। ठीक है, 10% भी ले सकते हो, लेस देन 10%, बट 10 या 10 से ज्यादा फिर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो आप इस फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते। बात आई?